run to the two circles. दो सर्कल हमारे पास दी हुई है, उन दोनों सर्कल्स के ऊपर कितने कॉमन टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। और हर हालत में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दो सर्कल दे देगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ड्रा टू सर्कल्स, वो सब कुछ रेडियस और दोनों के सेंटर्स के रेडियस की वजह से दोनों जो सर्कल है उनका रेडियस और उन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कॉमन टेंजेंट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं सर्कल्स के ऊपर। एक होते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और दूसरा हमारे पास है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। पहली सर्कल का सेंटर C1 है, दूसरी सर्कल का सेंटर C2 है। पहली सर्कल का रेडियस R1 है, दूसरी सर्कल का रेडियस R2 है। ऐसे टेंजेंट्स जो इन दोनों सर्कल्स को एक साथ टच कर रहे हैं वो कॉमन टेंजेंट कहलाएंगे। वो टेंजेंट्स जो एक साथ दोनों सर्कल्स को टच कर रहे हैं, लाइन ऑफ सेंटर को दोनों सेंटर्स के बीच में इंटरसेक्ट किए बगैर, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो। इस लाइन को मैं लाइन ऑफ सेंटर कह रहा हूं। दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने से जो लाइन आ रही है उसको हम क्या करें? लाइन ऑफ सेंटर। ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये इस लाइन ऑफ सेंटर को कट करेंगे। कहां कट करेंगे? जो दोनों सेंटर्स के बीच में कट नहीं करेंगे। ये केस हमारे पास है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो टेंजेंट्स होते हैं जो लाइन ऑफ सेंटर को इंटरसेक्ट कहां करते हैं? C1 C2 के दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच में इंटरसेक्ट। दूसरे होते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, वो टेंजेंट्स जो एक साथ इन दोनों सर्कल्स को टच कर रहे हैं। दिस और दूसरा आपके पास आ जाएगा। इसमें दो टाइप के टेंजेंट हैं। ये जो दोनों टेंजेंट हैं ये कहलाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दिस एंड दिस। क्या डिफरेंस है? कोई आपसे पूछे कि डायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट है वो लाइन ऑफ सेंटर को C1 C2 के बीच में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने से जो लाइन आएगी वो कहलाएगी लाइन ऑफ सेंटर। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस लाइन ऑफ सेंटर को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? C1 C2 को क्या मैं ये कह सकता हूँ? जहाँ ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर ये बड़ा पॉइंट C है तो जहाँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। नहीं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनली जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो कहाँ होगा? C1 और C2 के बीच में। कोई भी सेगमेंट AB है, इस सेगमेंट AB को जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो कहाँ मिलेगा? A और B के बीच में। और इस सेगमेंट AB को जो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट कहाँ मिलेगा? आइदर ऑन AB प्रोड्यूस्ड और ऑन BA प्रोड्यूस्ड। ट्रांसवर्स जो कॉमन टेंजेंट है वो इस लाइन ऑफ सेंटर को इंटरसेक्ट करेंगे कहां पर? बिटवीन द टू सेंटर्स। ठीक है। अगर आपके पास दोनों सर्कल्स का सेंटर दिया हुआ है x1 y1
x2 y2। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इस लाइन ऑफ सेंटर को जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट इस C1 C2 को इंटरनली डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ द रेडियस। अगर इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट A हमारे पास है और पॉइंट B दिया हुआ है, A तो C1 C2 को डिवाइड करेगा इंटरनली इस रेशियो में इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, और जो पॉइंट B है वो डिवाइड करेगा C1 C2 को इस रेशियो में R1:R2 में ही, लेकिन डिवीजन इंटरनल की वजह कैसा होगा, यानी कि इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आप सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हो, R1x2 प्लस R2x1 सारे फिक्स करके यूनिवर्सल जो थे, एक तो हमारे पास है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो है जो लाइन ऑफ सेंटर को दोनों सेंटर्स के बीच में इंटरसेक्ट नहीं करते। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वो है जो लाइन ऑफ सेंटर को दोनों सेंटर्स के बीच में इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं? इन चारों को छोड़कर कोई और ऐसी लाइन ड्रा कर सकते हो जो इन दोनों सर्कल्स को एक साथ टच करे? इन चार टेंजेंट्स को छोड़कर कोई भी ऐसी लाइन हम ड्रा करें जो इन दोनों सर्कल्स को एक साथ टच कर रही हो, पॉसिबल नहीं है। यानी कि मैक्सिमम जो टेंजेंट्स हैं कॉमन टेंजेंट्स, एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा नहीं हो रहे हैं, कॉमन टेंजेंट है, मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट ड्रा, मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट्स ड्रान on the two circles equal to 4। तो हमारे पास है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दो हमारे पास है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरा हमारे पास क्या होगा, ट्रांसवर्स। मैक्सिमम हम चार टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और किस केस में? जब b बड़ा होगा R1 + R2 से। व्हाट इज डी? दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, डी हमारे पास दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। अगर दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इनके रेडियस के सम से ज़्यादा है, ये R1 है और ये R2, लेकिन C1 C2 R1 + R2 से ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, तो कंडीशन क्या हुई? हम अलग अलग केस डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन है मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, 4। कब? जब दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उन दोनों के रेडियस के सम से। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रही है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रही है, अब कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं? दो तो हो जाएंगे डायरेक्ट, दो डायरेक्ट और एक होगा ट्रांसवर्स। ये C1 है और ये C2। एक ऐसी लाइन है जो एक साथ इन दोनों सर्कल्स को टच कर रही है, ये वाली। ये हमारे पास कौन सा टेंजेंट है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और ये दोनों कौन से टेंजेंट है? डायरेक्ट। क्या रिलेशन हुआ D और R1 R2 के बीच में? सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ देयर रेडियस। इन दिस केस D जो है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस R1 प्लस दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ देयर रेडियस। अब आपको सर्कल दी होंगी, उन सर्कल्स की हेल्प से आपसे पूछेगा कितने टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? दोनों सर्कल्स का रेडियस और दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। अगर दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1 + R2 से ज़्यादा है
तो कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने? 4। अगर दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस सम ऑफ देयर रेडियस, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ देयर रेडियस। उस केस में कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? 3। मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रा होंगे? 3। 2 होंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक हमारे पास क्या होगा? ट्रांसवर्स। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और लास्ट हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स। 2 डायरेक्ट हैं और एक है ट्रांसवर्स। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है कि 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट। भाई यहाँ पहला केस क्या था? डिसजॉइंट सर्कल है, एक्सक्लूसिव है, मतलब कोई भी पोर्शन दोनों सर्कल्स में कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। उस केस में दोनों सर्कल्स के डिसाइडर कौन है? डिसाइडिंग फैक्टर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस और रेडियस। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अगर दोनों के रेडियस के सम से ज़्यादा है तो टेंजेंट कितने? 4। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस सम ऑफ देयर रेडियस के इक्वल है तो उस केस में टेंजेंट्स की संख्या कितनी? 3। 2 डायरेक्ट और एक ट्रांसवर्स। और अगर इस प्रकार दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उस केस में हमारे पास केवल और केवल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे, ओनली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और उनकी संख्या कितनी होगी? ये सिचुएशन कब अपीयर होगी? जब आपके पास थर्ड केस में कंडीशन है R1 माइनस R2 मॉडुलस लेस देन D लेस देन R1 प्लस R। आपके पास क्या दिया हुआ है? R1 माइनस R2, यानी कि दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से छोटी हो लेकिन R1 माइनस R2 के मॉडुलस से बड़ी। दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। ये 5 केस हैं टोटल, आपको याद रखने पड़ेंगे। 5 केस हैं टोटल, हमें याद रखने पड़ेंगे। पहला केस D ग्रेटर देन R1 प्लस R2, टेंजेंट्स की संख्या 4। दूसरा केस D इक्वल टू R1 प्लस R2, टेंजेंट्स की संख्या 1। तीसरा केस जब हमारे पास D दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 से तो कम होगा, क्योंकि R1 प्लस R2 तो इस केस में होता है जब दोनों सर्कल क्या करें? एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें। अब दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ये C1 है और ये क्या है? दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 से क्या होगी? कम, लेकिन मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 से क्या होगी? ज्यादा। एक केस बताया था मैंने इससे पहले भी, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रही हैं तो ये कंडीशन पहले बता चुका हूं मैं, इंटरनली टच करेंगी तो दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी? R1 माइनस R2 का। चौथी सिचुएशन ये है जब दोनों सर्कल एक दूसरे को किस प्रकार टच कर रही हैं? इंटरनली। कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो? केवल कहाँ? इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन ये सिचुएशन कब अपीयर होगी? जब D जो है वो हमारे पास R1 माइनस R2 के मॉडुलस से छोटा हो और 0 है उससे बड़ा हो। बता सकते हो 0 कब होगा? जब दोनों सर्कल कंसंट्रिक हो। D का मतलब मैं D क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पर? दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस 0 पर आ सकती है जब दोनों सर्कल्स का सेंटर एक ही पॉइंट पर हो, यानी कि दोनों सर्कल के सीओ कंसंट्रिक। तो टोटल 5 केस मैंने आपको बताए। नंबर ऑफ टेंजेंट्स, इस केस में टेंजेंट की संख्या, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कोई भी टेंजेंट हम ड्रा नहीं कर सकते। मैक्सिमम टेंजेंट आपको कंडीशन के साथ याद रखना है, क्योंकि हमसे सर्कल नहीं देता। अगर दोनों सर्कल्स ड्रा कर दी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इधर तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। हमसे तो सर्कल्स की इक्वेशन दे के चलेगा, सर्कल्स की इक्वेशन दे देगा और वहाँ से पूछेगा कि अब बताओ कि यहाँ से इन दोनों सर्कल्स के ऊपर मैक्सिमम कितने कॉमन टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। पहला केस
डी मीन्स दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। अगर डी R1 प्लस R2 से ज़्यादा है, मैक्सिमम टेंजेंट कितने हैं, 4 ड्रा हो सकते हैं, और वो 4 ड्रा होंगे इस केस में। 2 डायरेक्ट हैं और 2 कैसे हैं, ट्रांसवर्स। पहला केस जब डी ग्रेटर देन R1 प्लस R2, 2 में इक्वलिटी आ रही है, 2 में क्या आ रही है, इक्वलिटी। एक तो यहाँ इक्वलिटी है, डी इक्वल टू R1 प्लस R2, और एक यहाँ इक्वलिटी है। बता सकते हैं इक्वलिटी कहाँ आ रही है, कौन से केस में इक्वलिटी यूज हो रही है? जब सर्कल से एक दूसरे को टच कर रही है, या तो एक्सटर्नली टच करें या इंटरनली टच करें। एक्सटर्नली टच कब करेंगी, जब डी R1 प्लस R2 के इक्वल। इंटरनली टच कब करेंगी, जब डी मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2। और बाकी 3 केसेस में इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब साइन ऑफ इनइक्वेशन। डी R1 प्लस R2 से ज्यादा है, टेंजेंट कितने ड्रा होंगे, 4। क्वेश्चन मिलेगा अभी, आज मैं असाइनमेंट दे दूंगा, उसमें ये क्वेश्चन मिलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द 2 सर्कल्स। क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको, पहले सर्कल का सेंटर, दूसरी सर्कल का सेंटर, पहले सर्कल का रेडियस और दूसरी सर्कल का रेडियस, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। अब आप वो देखो कि वो जो डी और R1 प्लस R2 है, डी मीन C1 C2, और R1 प्लस R2 में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये हो रहा है या फिर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये, और लास्ट हमारे पास क्या है, उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट्स की। क्लियर हो गया पॉइंट, बोलो। अरे कॉमन टेंजेंट्स की संख्या निकालोगे, अगर सर्कल दी हुई है तो आराम से निकाले जा सकते हैं। एक इसमें आपके पास पॉइंट आता है जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उनकी लेंथ, और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट उनकी लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसकी लेंथ हमेशा ज्यादा होगी, बड़ा होगा। अब लेंथ का मतलब जो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, दिया हुआ टेंजेंट दोनों सर्कल्स को जहां जहां टच कर रहा है, उन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपके पास ये वाला पॉइंट अगर ए और ये वाला पॉइंट अगर बी है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना होगा, इट विल बी AB। ठीक है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 प्लस डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 प्लस। ड्राइव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, लेकिन हमारा काम रिजल्ट से चल जाएगा आराम से। कैसे ड्राइव करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रा करना जो इसके पैरेलल आ रही हो। अगर R1 ज्यादा है R2 से, यहां से इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रा की जो इसके पैरेलल है, ये R2 है, टोटल R2, और ये हमारे पास यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, इस सर्कल का रेडियस R1। ऊपर कितना बच गया, R1 माइनस R2। ये आपके पास 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये आपको निकालना है इसके अंदर 90 डिग्री। सॉरी, ये वाला एंगल है, ये एंगल क्यों है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये जो हमारे पास डी था, वो डी किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का। तो इसका जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। और यहाँ से आपके पास जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर माइनस जो R1 माइनस R2 का स्क्वायर था दूसरी तरफ जाके। डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लें, डायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट है, उल्टा मत कर देना। एक केस में यहाँ माइनस आ रहा है, दूसरे केस में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ये लार्ज और स्मॉलर भी कह देते हैं इसको। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उसकी लेंथ ज्यादा आएगी, ट्रांसवर्स जो कॉमन टेंजेंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये हमारे पास होगा, इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर।
याद रखने के लिए हिंट बता देता हूँ, प्लस वाली टर्म दोनों में सेम है, प्लस वाले टर्म दोनों में सेम है। बड़े वाला जो टेंजेंट है जिसको मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कह रहा हूँ, घटने वाला फैक्टर जो माइनस हो रहा है वो छोटा होगा, वही लेंथ क्या आएगी, बड़ी है। फिर डी स्क्वायर तो फिक्स है दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी। अब जो डी स्क्वायर में से घट रहा है, घटने वाला मिनिमम है, तो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। मिनिमम R1 माइनस R2 मिनिमम है, R1 प्लस R2 मिनिमम है, R1 माइनस R2। इसका मतलब डी के स्क्वायर में से R1 माइनस R2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और डी स्क्वायर में से R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस करोगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं बचता है, सारा सब कुछ मैंने डिस्कस। इनसे कॉमन टेंजेंट्स के रिगार्डिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कॉमन टेंजेंट्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकलवा सकता है, ये हो गया। क्या खासियत इन पॉइंट्स की, क्या बताया मैंने, जहां ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट लाइन ऑफ सेंटर को C1 C2 सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, R1:R2 इंटरनली। और जहां डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट इस C1 C2 सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, R1:R2 में ही, लेकिन डिवीजन इंटरनल की बजाय कैसा होगा, एक्सटर्नल। और आई थिंक इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के केस में पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने आते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और एक्सटर्नल के केस में mx2 माइनस nx1 अपॉन m। तो उस केस में इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं आराम से। इसमें कॉन्सेप्ट आता है इक्वेशन ऑफ द कोड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। उस कोड की इक्वेशन निकालो जिस कोड का आपको मिड पॉइंट दे रखा है। इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ सर्कल बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। Equation of chord of circle bisected at a given point x1 y। मतलब हमें उस कोड की इक्वेशन निकालनी है, सर्कल का वो कोड निकालना है जिसका मिड पॉइंट x1 y का, जिसका मिड पॉइंट x1 y। एक इसमें हमारे पास और कॉन्सेप्ट आ जाता है, इस x1 y1 पॉइंट से पास होने वाले जितनी भी कोड हैं, x1 y1 पॉइंट से पास होने वाले जितने भी कोड हैं, उसमें से सेंटर के नज़दीक वो कोड है जिसका मिड पॉइंट x1 y। सर्कल दी हुई है, एक कोड दी हुई है AB, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ x1 y। तो सबसे पहले तो हमें इस कोड AB की इक्वेशन, कोड AB की इक्वेशन का मतलब है A और B से पास होने वाले जो कोड है उसकी जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालना है। A और B से पास होने वाले जो लाइन है उसकी इक्वेशन कैसे निकालें। x1 y1 मैंने ले लिया, मिड पॉइंट है कोड AB का। इक्वेशन ऑफ सर्कल B, सर्कल की इक्वेशन मैंने ले ली x² + y² = a²। दोनों केस ले सकते हो, टोटल केस भी ले सकते हो। इसकी वजह से जो सर्कल का सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 0।
ये जो x1 y1 पॉइंट है इस कोड का मिड पॉइंट है। मुझे लाइन ए बी की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट ए और बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। रिक्वायरमेंट पासिंग पॉइंट और स्लोप। अब इस कोड ए बी का पासिंग पॉइंट तो है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, स्लोप नहीं है ए बी का। क्या ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं? मतलब मैं प्रूव कर रहा हूँ, प्रूफ के बाद आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। आपको याद डायरेक्ट रिजल्ट रखना है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। कहाँ से आया छोड़ो, हमारा काम उससे चल जाएगा आराम से। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? ये कॉमन टेंजेंट कितने ड्रा हो सकते हैं? इतने। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डी और आर वन और आर टू के ऊपर। डिफरेंट कंडीशंस मुझे याद हो, कंडीशन प्रॉपर याद होनी चाहिए। स्लोप ऑफ ओडी, स्लोप ऑफ ओडी y1 अपॉन x1 आ गए। Therefore स्लोप ऑफ कोड AB कोड AB का स्लोप क्या है? माइनस x1 अपॉन y1। कोड AB का स्लोप क्या है? माइनस x1 अपॉन y1। स्लोप आ गया, पासिंग पॉइंट, हमारे पास इक्वेशन निकालेंगे। Therefore इक्वेशन ऑफ कोड AB, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आपको। एक बार सीधा आ सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ सर्कल बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। इक्वेशन ऑफ कोड AB, कोड AB, लाइन AB का पासिंग पॉइंट D, स्लोप माइनस x1 y1। कितना आएगा? y माइनस y1, स्लोप माइनस x1 अपॉन y1 इनटू x माइनस x1। बेटा मैं सीधे फार्मूले भी नोट करवा सकता हूँ, क्योंकि ये फार्मूले आपको यही नहीं पता होगा कि यहाँ पर कोड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट का मतलब क्या है। क्या कर दिया, किसकी इक्वेशन निकाल दी हमने डायरेक्ट, और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट उनकी लेंथ का फॉर्मूला ये कर लेना। हमें ये नहीं पता कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सा होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन सा होता है, क्या उस फॉर्मूले का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस का x1 और प्लस x1 स्क्वायर। x1 को लेफ्ट में ले आओ, x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसमें और इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं, दोनों तरफ से a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों साइड से a स्क्वायर क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। इस फॉर्म में चेंज करने से एक नोटेशन आ जाएगा, ध्यान है। t मैंने कैपिटल T नाम दिया था किसी को, जो टेंजेंट की इक्वेशन थी x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, उसको मैंने लिखा था कैपिटल T इक्वल टू 0, कैपिटल T इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा हो रहा था उसकी हमने लेंथ निकाली थी। क्या फॉर्मूला था? अरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से x और y को क्या कर रहे थे? रिप्लेस कर रहे थे। अगर आपके पास दिया हुआ है x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्या था? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसका क्या था? स्क्वायर रूट। ये आपके पास था, s1 नाम दे दिया इसको। S1 का मतलब क्या है? S स्टैंड्स फॉर आपके पास जो C हम सर्कल के लिए यूज करेंगे या S यूज कर सकते हैं। S इक्वल टू 0 का मतलब है या तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। S आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड S के लिए यूज होती है। इसके बाद इस सर्कल की डिस्टेंस, इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा हो रहा है उसकी डिस्टेंस निकाली थी हमने कहाँ से? पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे? x1 और y1। अगर ये सर्कल के बाहर है तो डिस्टेंस क्या थी? पॉइंट P से टेंजेंट ड्रा कर रहे थे, P टेंजेंट, लेंथ क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस का c।
इस अंदर अंदर वाले को जहां x और y की जगह x1 और y1 आवे उसके लिए नोटेशन यूज होगा S1। तो आपके पास कोड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट की इक्वेशन आप शॉर्ट में याद रख लेना, P इक्वल टू P स्टैंड्स फॉर x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर एंड S1 स्टैंड्स फॉर जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें x और y को किससे रिप्लेस कर देना, x1 और यानी कि t इक्वल टू S1 आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ द कोड बाइसेक्टेड एट द गिवन पॉइंट, जिसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए होंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए, ठीक है। अगर सर्कल हमारे पास ये वाली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, सर्कल का सेंटर क्या हो गया, -0 माइनस है, कोड दी हुई जिसका मिड पॉइंट गिवन है कोड AB, इसका मिड पॉइंट वही डी, कोऑर्डिनेट x1 y1, स्लोप ऑफ CD निकाल सकते हो, CD का स्लोप, स्लोप ऑफ CD y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस c, स्लोप ऑफ CD, देयरफॉर स्लोप ऑफ कोड AB, स्लोप ऑफ कोड AB, कोड AB का स्लोप क्या है, नेगेटिव साइन x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस, इक्वेशन ऑफ कोड AB, कोड AB की इक्वेशन इक्वेशन ऑफ कोड AB, पासिंग पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है y माइनस y1, स्लोप कितना माइनस x1 प्लस g अपॉन में y1 प्लस f इनटू y माइनस y1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, y1 माइनस प्लस का माइनस y1 स्क्वायर fy माइनस का fy1 बाकी तरफ माइनस बाहर रख लो x1 को y से yx1 माइनस x1 को y1 से y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस, लाइन की इक्वेशन है क्योंकि उसका पासिंग पॉइंट हमारे पास गिवन था x1 y1, इस कोड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, कोड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो स्लोप हमने निकाल लिया, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर रहे हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, माइनस x1 को x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस तो बाहर रखो, x को x1 से मल्टीप्लाई करें x1, x1 को माइनस x1 से मल्टीप्लाई किया माइनस x1 स्क्वायर, g को x से मल्टीप्लाई किया gx और g को माइनस x1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का gx, फिर सभी टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, सभी टर्म्स को लेफ्ट में लेके आऊंगा तो यहाँ पर आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे, y1 है, यहाँ ब्रैकेट खुलेगी, ये माइनस प्लस माइनस और प्लस, x और y वाले टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, बाकी सबको राइट में ले आओ, x और y वाले टर्म्स को कहाँ ले आओ, लेफ्ट में, यहाँ पर क्या दिया हुआ है y1 प्लस का f, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, y इंटू y1 प्लस f, उसके बाद माइनस का x x1 माइनस का gx लेफ्ट में आके प्लस का x इंटू जी प्लस x1, चार टर्म लेफ्ट में आ गई, इसी प्रकार चार टर्म राइट में क्या क्या रहेगा, x1 स्क्वायर है माइनस का y1 स्क्वायर इधर आके प्लस y1 स्क्वायर, और उसके बाद राइट साइड में क्या बचा, दो टर्म ऑपोजिट
ये एफ वाई वन इधर आके प्लस का हो गया जी एक्स वन और साथ में एफ दोनों तरफ सी ऐड कर दिया। वही टी इक्वल टू एस वन फॉर्म में चेंज होना है। मैंने इधर लेफ्ट साइड में x इंटू जी प्लस एक्स वन वाई इंटू एफ प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन और साथ में क्या आएगा इसके बाद सी। अब आप ये बता सकते हो टी जब सर्कल आपको ये दी हुई है ये बड़े तो टी की इक्वेशन क्या है? टी मींस जो टेंजेंट है, पहले टेंजेंट हमने ड्राइव किया था उसके बाद फॉर्मूला बता दिया था आपको इस सर्कल के ऊपर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। x को किससे रिप्लेस करना है x x1 से, y को किससे रिप्लेस करना है y1 से। x की जगह x प्लस x1 अपॉन 2 और y की जगह y प्लस y1 अपॉन 2। तो यहाँ से जो t आपके पास आएगा इस सर्कल के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ पॉइंट x1 y1 का तो वो इक्वेशन क्या होगी x x1 प्लस y y1 प्लस का g इंटू x प्लस x1 और प्लस का क्या रहेगा f इंटू y प्लस y1 और प्लस का c इक्वल टू 2 आ गई क्योंकि x को रिप्लेस करना है x प्लस x1 अपॉन 2। तो ये वाला जो 2 है उससे ये वाला 2 क्या हो जाएगा ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा t। अब लेफ्ट साइड में देखो इस t में क्या गुंजाइश रहेगी बोलो भाई मेरे पास लेफ्ट साइड में x के साथ g प्लस x1 दिया हुआ है और वहां पर क्या है g के साथ x प्लस x1 है। g के साथ यहाँ x x1 है x x1 को आप अलग कर दो g के साथ क्या बचा gx। मैं चेंज कर रहा हूँ अदरवाइज मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था प्लस में fy y के साथ y1 अलग कर लो क्या बचा y f y के साथ y1 अलग हो गया f इंटू y। तो ये आपके पास क्या जाएगा प्लस सी। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए g के साथ x प्लस x1 हो। मेरे पास क्या दिया हुआ g के साथ केवल x, इसका मतलब gx1 मैंने लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया और fy1 मैंने लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया और gx1 और fy1 का ऐड करो राइट साइड में। यहाँ पर gx1 ऐड हुआ तो ये क्या बन जाएगा 2gx1 और यहाँ fy1 ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा 2fy। क्या ये s1 बढ़ गया नहीं बढ़ गया? अरे s1 आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इट इज s1। और लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों ऐड होते क्या आ जाएगा g इंटू एक्स प्लस x1 f इंटू y प्लस y1 और साथ में क्या दिया हुआ है x x1 प्लस y y1 x x1 प्लस y y1 दोनों में से g कॉमन निकाल लिया x प्लस x1 दोनों में से कॉमन निकाल लिया y प्लस y1 ये क्या था y मल्टीप्लाई इसके साथ अकेला y थोड़ी है f y और f y1 तो f इंटू y प्लस y1 और साथ में क्या दिया हुआ है। अब इसमें और t में बता दो क्या फर्क है। लेफ्ट हैंड साइड t आ गए और राइट हैंड साइड क्या बन गई थी s1। यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या होगा t इक्वल टू s1। इंट्रोडक्शन जरूर बताओ कि t कैपिटल T मैंने किसकी जगह यूज कर लिया और s1 मैंने किसकी जगह यूज कर लिया। t तो कैसे आएगा अगर सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर दी हुई इट मींस t किसकी जगह आया x x1 प्लस y y1 माइनस a स्क्वायर। अगर सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c दी हुई है तो t किसकी जगह लिया x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c और s1 किसकी जगह x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट ये याद रखना है t और s1 का इंट्रोडक्शन में आपको chord of the circle bisected at a given point।
यहाँ ध्यान रहे x1 और y1 उस कोड का मिड पॉइंट है, जिस कोड की इक्वेशन आपसे कोड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, p इक्वल टू दूसरा पॉइंट। आपके पास कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से कितनी कोड पास हो सकती है, इस कोड से, इस सर्कल, इस पॉइंट x1 y1 से कितनी कोड पास हो सकती हैं, कितनी भी करा दो नहीं, जो स्मॉलेस्ट कोड होगी वो सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर, सर्कल की सबसे छोटी कोड कौन सी होती है, जो सेंटर से सबसे ज्यादा दूर हो। जैसे जैसे कोड सेंटर के नजदीक आती जाएगी उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लार्जेस्ट कोड और स्मॉलेस्ट कौन सी, जो सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर हो। जैसे जैसे कोड की डिस्टेंस सेंटर से बढ़ती जाएगी उसकी जो लेंथ हो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। मतलब लेंथ ऑफ द कोड एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इनवर्सली, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी कोड से, इस पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी कोड है, जितनी भी कोड इस पॉइंट से पास हो रही है, उसमें से वो कोड स्मॉलेस्ट होगी जिसका ये मिड पॉइंट, जिसका ये पॉइंट मिड पॉइंट है, उस कोड की लेंथ आपको क्या मिलेगी, स्मॉलेस्ट। बाकी जितनी भी कोड है उन सब की लेंथ क्या मिलेगी, इस कोड से ज्यादा। स्मॉलेस्ट कोड कौन सी है, जिसका गिवन जो पॉइंट है वो क्या हो, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है सर्कल के अंदर, आपसे पूछे इस पॉइंट से पास होने वाली जो कोड है उनमें सबसे छोटी कोड कौन सी है, जिसका दिया हुआ पॉइंट क्या होगा, वो कोड आपको क्या मिलेगी, स्मॉलेस्ट कोड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट कोड पासिंग थ्रू। इनडायरेक्टली पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट कोड ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू x1 2, और सर्कल आपको दी हुई है x² + y² = 9। डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया, किसकी इक्वेशन मांग रहा है, स्मॉलेस्ट कोड, और कोड पास कहां से हो रही है, 1 2। अभी क्या बता दिया, 1 2 पॉइंट से पास होने वाले जितनी भी कोड है उनमें स्मॉलेस्ट कौन होगा, जिसका ये 1 2 पॉइंट मिड पॉइंट। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ कोड बाइसेक्टेड एट पॉइंट 1 2। उस कोड की इक्वेशन निकालनी है जिसका मिड पॉइंट क्या है, 1 2 पॉइंट। इट मींस x1 y1 की जगह हमारे पास क्या आ गया, 1 2 आ गया। फिर वही फॉर्मूला t = s1। तो इक्वेशन आपके पास क्या जाएगी, x × 1 + y × 2 -9 = s1 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर और माइनस, ये आपके पास इस कोड की इक्वेशन ऑफ कोड बाइसेक्टेड एट पॉइंट x1 y1 और इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट कोड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 से पास होने वाली जितनी भी कोड होंगी उन सब में स्मॉलेस्ट कौन होगा, जिसका ये पॉइंट x1 y1 क्या हो, वो कोड कैसी होगी, स्मॉलेस्ट। क्लियर। तो 2-3 पॉइंट हमने डिस्कस किया। एक इसमें हमारे पास आएगा कॉमन कोड ऑफ द 2 सर्कल्स। कॉमन कोड, 2 सर्कल्स का कॉमन कोड निकालना है, वो क्या होगा, रेडिकल एक्सिस क्या होगा, रेडिकल सेंटर क्या होगा। ये 2-3 पॉइंट इसमें और बचते हैं, बस वो डिस्कस होते ही आपके पास लगभग जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस हो गए। अब उसके बाद आपको असाइनमेंट आज दे दिया जाएगा फोटोकॉपी करा के, उसके क्वेश्चंस हम अगले 2 दिन में निकालेंगे, क्योंकि मेन जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो क्वेश्चन से होगी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या आना निकालना है।